हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आज MIL का वो टॉप 10 VVI क्वेश्चन मैंने इसके पहले बताया हुआ था। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इसका आंसर करा दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न कराते हैं अगर आप आंसर बता देते हैं तो हमें ऑटोमेटिक है कि उसको हमें याद हो जाता है, एकदम कहानी की तरह याद हो जाता है और हम एग्ज़ाम में अच्छा से हम लिख पाते हैं, एकदम मक्खन की तरह हम लिख के आ जाते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम दे के कब आए और कब गए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी कमेंट आ रहा था दोस्तों का, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए ही बनाए हैं। इसको टाइप करना, फिर उसको क्वेश्चन को सॉर्ट करना, बहुत सारा इसमें मेहनत लगा हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अंत तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, सब कोई का मन में सबसे एक बड़ा सवाल आता है कि ये सर ये कौन सा यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, आप बस बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, आपका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, किसी भी, या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, बिहार के सारे यूनिवर्सिटियाँ के सिलेबस एक ही है, तो क्वेश्चन जो है एक ही है। ठीक है, अलग नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम टॉप 10 VVI क्वेश्चन का ये पहला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। आइए हम पढ़ लेते हैं फटाक से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहें। बड़े भाई साहब के कथानक की विशेषताओं बताएं, यानी विशेषताएं आपको बताना है दोस्तों। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, बड़े भाई साहब शीर्षक कथन पर प्रकाश डाले। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी पे अपने शब्दों में लिखें। देखिए क्वेश्चन आपके पास जो है एग्जाम पैटर्न काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल एक छोटा सा दें कि लोकतंत्र के बारे में आपसे पूछा, लोकतंत्र पर प्रकाश डालें। बात को समझिएगा, मैं फालतू का नहीं बात कर रहा हूँ, बात को अच्छा तरीका से समझिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा लोकतंत्र पर प्रकाश डालें, क्लियर। हम बताएं लोकतंत्र, वहाँ पे एग्जाम में आपको क्या करेगा, जनतंत्र पर प्रकाश डालें। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, गणतंत्र पर प्रकाश डाले, या फिर प्रजातंत्र पर प्रकाश डाले, या लोकशाही पर प्रकाश डाले। देखिए आपको जैसा ही लगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आप उसे फटाक से उसका आंसर लिखने लगिएगा, क्योंकि जो है आपकी पारी क्वेश्चन काफ़ी घुमा घुमा के कर रहा है। तो दोस्तों इसलिए आपको हम अगर इसमें बताऊंगा वीडियो में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें जिस प्रकार भी हुआ है हम आपको उसमें अलग अलग तरीक़ा से हम बताए हैं। फिर भी इसमें भी कुछ आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों क्लियर, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं अब अपने प्रश्न संख्या जो था उसका उत्तर की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है इसका उत्तर, आइए देखते हैं। ये हमारा ब्लू हो गया। उत्तर, प्रेमचंद हिंदी के प्रथम कथाकार हैं, ठीक है, जिन्होंने उपन्यासों और कहानियों को चमत्कारी घटनाओं की जाल से मुक्त करके मानव चरित्र की ओर मोड़ा। ये तो बात सही है, उन्होंने मोड़ा था। हिंदी कहानी के क्षेत्र में चरित्र प्रधान कहानियों का वास्तविक आरंभ प्रेमचंद के द्वारा ही हुआ था। यानी कहने का अर्थ ये है, हिंदी कहानी के जो क्षेत्र में चरित्र प्रधान जो कहानियाँ था उसका वास्तविक आरंभ, यानी वास्तविक जो थे आरंभकार यानी शुरू करने वाले कौन थे, तो वो थे प्रेमचंद के द्वारा ही किया गया था। जितना भी कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी उनमें से अधिकांश चरित्र आपका जो है चरित्र प्रधान ही है। यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं प्रेमचंद की मौनो जो था उनका, हम किताब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिकता किताबी नहीं, अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित थी। यानी जो प्रेमचंद जो भी किताब लिखते थे वो मनोवैज्ञानिकता आधार पर नहीं लिखते थे, वो जो लिखते थे निरीक्षण के आधार पर, यानी जांच पड़ताल कर, मतलब जांच पड़ताल मतलब अपनी आंखों से देखा हुआ कहानी को लिखते थे। ठीक है। श्री प्रकाश चंद्र गुप्त के अनुसार प्रेमचंद को मनोविज्ञान को आचार्य कहा जाता है। उनकी कहानी कला की विशेषता यह है कि उसमें आदर्श और यथार्थ की उचित समन्वय हुआ है। जैसे मान लीजिए आदर्शवादी जो थे उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आचार्य कहा जाता है, तो ठीक है, मनोविज्ञान का मैंने कहा कि मनोविज्ञान का जो आचार्य इनको किन्होंने कहा था, तो प्रकाश चंद्र गुप्ता ने इन्हें कहा था। ठीक है, उनका जो लिखा हुआ कहानी है आइए हम समझते हैं। कफन उन्हीं का लिखा हुआ प्रेमचंद का है। नशा, बड़े घर की बेटी जो थी, बड़े भाई साहब जो अभी इसमें आपको डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, शतरंज के खिलाड़ी, आत्माराम, पुष की रात आदि अनेक श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। बड़े भाई साहब के शीर्षक कहानी में मनोवैज्ञानिक विचारों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। यानी जो इसमें अभिव्यक्ति किए हैं बहुत अच्छा तरीका से किए हुए हैं। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत है?
तो कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं सारे ऑनर्स पेपर का हो या फिर सब्सिडरी का हो, मैंने टॉप 10 भी क्वेश्चन सेट कर दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो भी है टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका भी। और जितना भी है ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने में पैसा किया जाता है, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमारी जो ऑल इंश्योरेंस जो टीम है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उनको काफ़ी खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे पढ़ रहे हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, यानी वो हमारे साथ हैं, तो हिम्मत काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को अभी भी टाइम है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं कथानक। मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे और 3 कक्षा आगे पढ़ते थे। बड़े भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते थे। मेरी जो थे बड़े भाई साहब 1 साल का जो काम था वो 2 साल में करते थे। मेरी आयु 9 साल की थी और उनकी आयु 14 साल की थी। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और मैं 5वीं कक्षा में। मेरा जी पढ़ने में नहीं लगता था, यानी जो थे इनके बड़े भाई साहब थे वो 14 साल के थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, और ये जो थे उनके छोटे भाई वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन उनका पढ़ाई में मन थोड़ा सा भी नहीं लगता था। ठीक है, अवसर पाते ही हॉस्टल से निकलकर कंकरिया उछलता और कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी बाहर दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाता। कमरे में आते ही भाई साहब क्रोधित होकर पूछते, कहाँ थे? भाई साहब की बात सुनकर मैं आंसू बहाने लगाता, क्योंकि जब भाई साहब पूछते थे तो काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, तो इसलिए जो छोटे उनके भाई थे वो आंसू बहाने लगते थे। वे उपदेश की कला में निर्गुण थे, मैंने बोला ही वो निर्गुण थे, यानी अब बोलते थे कि ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो काफ़ी उनको भला बुरा करते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो उपदेश के मामले में वो निर्गुण थे। मैं फटकार से फजहित होकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता, कितना भी बोल लीजिए, वो जो उनके छोटे भाई थे वो तिरस्कार नहीं कर सकते, फिर जाते थे खेलने। सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल हो गए। अब देखिए यहाँ कहानी कितना अच्छा मोड़ ले रहा है, अब देखते चलिए कहानी कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं सिर्फ पास नहीं हुआ बल्कि दर्जे में भी प्रथम आया, यानी बड़े भाई साहब थे उनके वो फेल हो गए और इन्होंने प्रथम स्थान से यानी क्लास में फर्स्ट डिवीज़न इन्होंने लाया। अब मेरे और उनके बीच के 2 साल का अंतर था, यानी लेखक साहब चले गए 6ठा में, ये 9वां के 9वां में रह गए। ठीक है, एक दिन गुल्ली डंडा खेल कर आया कि भाई साहब कहने लगे कि दर्जा के प्रथम आने से तुम्हें दिमाग हो गया है, आदमी जितना कुकर्म करे पर अभिमान ना करे, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए नहीं तो पछताइएगा। यानी अब देखिए यहाँ से जो लेखक है उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट देने लगे। अगर मान लीजिए अगर आप समाज में अगर अच्छा कर जाते हैं, आप ही मानिए ना, आप अगर कलेक्टर बन जाते हैं, SDM बन जाते हैं, तो आपका समाज में जो स्टेटस होगा वो आपका वो नहीं रहेगा जो पहले था, है कि नहीं? तो मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो सकता है। ठीक है, सालाना इम्तिहान होने पर फिर मैं पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए, यानी मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं वर्ग प्रथम कैसे हो गया। अब भाई साहब और मुझ में केवल 1 दर्जा का अंतर था, यानी 1 क्लास का अंतर था। वे बहुत कुछ अब नर्म होने लगे थे कि मान लीजिए अब आप फर्स्ट पे फर्स्ट किए जा रहे हैं और आपके बड़े भाई साहब हैं, एग्जाम्पल लीजिए ना, वो फेल पे फेल हो ले जा रहे हैं, तो पहले आपको जितना रोब से बोलते थे अब तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप पढ़ने में उनसे तेज़ हैं, आप हर साल फर्स्ट आते हैं और हमें इस बात भी पूरा विश्वास है कि आप ऑल इंश्योरेंस से पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट नहीं बल्कि अच्छा मार्क्स से नहीं बल्कि अपने कॉलेज टॉपर अवश्य ही बनिएगा। ठीक है दोस्तों, एक दिन कनकवे लुटते देखकर भाई साहब ने कहा, इन बाजारी लौंडे के साथ ढेले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? समझ किताबों पढ़ने में नहीं दुनिया देखने से आती है। अब मैं समझ गया कि भाई साहब जो थे कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगाते हुए यह भी कहा कि मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता। देखिए वो कहते हैं मना नहीं करते, मेरा जी भी ललचता है, लेकिन करूँ क्या? खुद से बेराह चलूँ तो तुम्हारे रक्षा कैसे करूँ? उसी क्षण एक काटा हुआ कनकौआ ऊपर से उड़ते हुए देखकर भाई साहब उछल पड़े और उन्होंने उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल के ओर भागे। मैं उनकी पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने यह सिद्ध कर दिया कि उपदेश और नसीहत देने वाले व्यक्ति भी समय आने पर सब कुछ भूल जाते हैं।
भूल जाते हैं और भावना और प्रवाह में बह जाते हैं। बड़े भाई के उपदेश और उनके प्रक्रिया कलापों से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व का चरित्र चित्रण का महत्व भी निसंदेह बहुत अधिक है। पात्रों के अभाव में कहानी की रचना प्रश्न ही नहीं उठाता। मनोवैज्ञानिक आधार पर किए जाने वाले चरित्र चित्रण प्रभावशाली हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में दो पुरुष पात्र हैं। लेखक इन दोनों पात्रों को चरित्र जो है उनका बताता है, सफल रहा है, यानी चरित्र जो है उनका चरित्रांकन जो करता है, ठीक है, सफल है। बड़े भाई साहब का उपदेश देने की कला में निपुण है तथा छोटे भाई खेल कूदने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं गंवाना चाहता। बड़े भाई साहब पढ़ने में काफ़ी रुचि लेते हैं, परंतु परीक्षा के तालब को पार करने में वह प्राय डूब जाते हैं। छोटे भाई की बुद्धि अत्यंत प्रखर है, यानी बहुत तेज है। पढ़ाई की रुचि ना होने पर भी वह प्रत्येक कक्षा में प्रथम श्रेणी में सफल होता है। लेखक ने इन दोनों पात्रों की मानसिक स्थिति के हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। बड़े भाई साहब वस्तुतः एक चरित्र प्रधान कहानी कही जा सकती है। अब आते हैं इनकी भाषा शैली कैसी थी। भाषा शैली के बारे में हम अब बात करते हैं। भाषा के अभाव में कहानी की रचना नहीं हो सकती। कहानी भाषा पात्रानुकूल एवं सहज होनी चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कहीं उर्दू शब्द का भी प्रयोग किया है, जैसे दरअसल, तालीम, बुनियादी, आलिशान, नज़र, फजीहत, शरीक, अव्वल, जुआन, नजह, पनाह, हिमाकत, तजुर्बा आदि। लेखक ने प्रस्तुत रचना में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी को सहज भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ आ रहा था। भाई साहब ने उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। संवाद योजना, यानी संवाद योजना क्या क्या थी उसके बारे में आपको बताना है। कहानी में संवाद योजना को अनिवार्य तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इसके महत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती। संवाद पात्रों की व्यक्तित्व को उभारने के साथ साथ कथानक को गति देने में सहायक होता है, ठीक है। संवाद संक्षिप्त, सरल, स्वाभाविक तथा रोचक होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी को संवाद योजना की दृष्टि से एक सफल कहानी नहीं कहा जा सकता। कहानी के संवाद इतने लंबे हैं कि उन्हें संवाद नहीं बल्कि भाषण कहना अधिक उपयुक्त लगता है। संवाद लंबे हैं तथा उनमें रोचकता का भाव है। देश, कला तथा वातावरण कहानी के तत्वों में परिवेश, चरित्रों का अपना महत्व है। वातावरण का चरित्र करने में भी कहानीकार को सिद्धहस्त होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में वातावरण के सुंदर चरित्र है। यथा एक दिन की संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक और कनकौवे लूटने बेतहाश दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पंथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में नया संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने दौड़ती आ रही थी। देश, कला का वातावरण की दृष्टि प्रस्तुत कहानी के निश्चित ही प्राप्त सफल माना जा सकता है। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या था जो लेखक लिखे हुए थे उसके बारे में भी आपको बताना होगा। देखिए, जब उतना टॉपिक्स बाई टॉपिक्स लिखिएगा कॉपी, तभी एग्जामिनर जो है आपको नंबर दे पाएगा, ठीक है। अब इसका हम जानते हैं उद्देश्य क्या था। इसका कहानी के पीछे उद्देश्य क्या था। प्रत्येक कथा के रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ इस दृष्टि से निश्चय ही समृद्धि। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि बड़े भाई कार्य छोटे भाई को उपदेश देना मात्र नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि छोटा भाई बुद्धि के धरातल पर भी बड़े भाई की अपेक्षा कम विकसित हो। उपदेश देने वाला व्यक्ति प्रायः अपने कर्तव्य के पालन सही रूप से नहीं करते। प्रस्तुत कहानी अंत में लेखक ने यह स्पष्ट करता है कि बड़े भाई साहब भी कनकौवे की डोर पकड़ कर भागते हैं। उद्देश्य दृष्टि से बड़े भाई साहब एक सफल कहानी है। तो इसी के साथ ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। देखिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। आगे बात मेरा समझिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, वो ऑटोमेटिक है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और उसके बाद जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा या फिर आप ऐसा फील कीजिए हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वो प्रश्न को लेके बैठिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए आप कितना अच्छा से लिख पा रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ऑल इंश्योरेंस जो टीम है आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट कीजिए। अगला जो प्रश्न है, कहानी कला की दृष्टि से मधुआ कहानी
की सारांश प्रस्तुत करे अथवा मधुआ का चरित्र भी चित्रण करें। ठीक है, यानी इसमें पूछा है कहानी कला के मधुआ जो कहानी है उसका सारांश भी प्रस्तुत करना है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि मधुआ का चरित्र चित्रण करे। जैसे बताए हैं आपको लोकतंत्र वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी लगे उसको लिखना फटाफट शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा अगला प्रश्न का उत्तर ये हमारा रहा। प्रस्तुत कहानी में प्रसाद जी ने मानव में निहित स्नेह उदारता जैसे भावों को प्रबलता दिखाई है। इसके संदर्भ में उन्होंने मानव स्वभाव के कुछ दुगुण पर भी प्रकाश डाला है। कहानी का प्रारंभ जिन दो पात्रकों की उपस्थिति में किया गया है, शराबी के गुण जीवन एक आम आदमी का जीवन है जो दोष के साथ साथ गुणों से भी युक्त है। यानी इसमें कहानी में जो बताए हैं प्रसाद जी, वो उन्हें निहित जो है स्नेह की उदारता जैसे भावों को बताए हैं। इसके संदर्भ में मानव का जो दुगुण है उसको भी बताएं, यानी क्या क्या कमियां हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताए हैं। और उन्होंने जीवन के साथ साथ गुण और दोषों का क्या युक्ति है उसके बारे में भी इसमें बताए हैं। तो चलिए हम अपना जो है आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कर ये रहा मधुआ, पेन ले लेते हैं। मधुआ एक परिवार प्रधान कहानी है, यानी परिवार प्रधान कहानी है, यानी एक पारिवारिक कहानी है। शराबी की प्रकृति है कि वह पीने के पीछे बना फिरता है और गरीबी के गंध ने शराबी में यह बू भर दी है। गरीबी दो में से एक ही बन पाता है, लायक या फिर नालायक। यानी गरीबी से आप दो चीज़ पा सकते हैं, या तो आप लायक बन सकते हैं और या फिर नालायक। ठीक है, या तो सबसे अच्छा बन जाता है अन्यथा बिगड़कर बदबू बन जाता है। समाज के समानता अपने को ही लायक मानकर ऐसे नालायकों की खोज कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ पाठक के मन पर एक गंभीर प्रभाव छोड़ जाती है। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों का कथा पाठ कुछ इस प्रकार बनते हैं कि उनका संपूर्ण प्रभाव करुणा, त्याग, भक्ति आदि की उच्च भावनाओं से ओतप्रोत होता है। प्रस्तुत कहानियाँ प्रभाव करुणा मिश्रित है। प्रसाद जी ने सिद्ध किया है कि शराब पीने से जैसी बुरी आदत पर जहाँ किसी के उपदेश आदि नामात्रा भी प्रभाव नहीं पड़ता, वहीं करुणा इतनी शक्ति होती है कि वह शराबी हृदय को भी परिवर्तन लाने में सफल हो जाता है। यानी जो प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो शराबी लोग होते हैं आप कितनों भी बोल लीजिए उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन करुणा उनके जो है करुणा में इतनी शक्ति होती है कि वह शराबी हृदय को भी परिवर्तन करने में वह सफल हो जाती है। अब आते हैं कथा वस्तु। अब कथा वस्तु की तरफ मतलब कहानी जो है उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सबकी ओर बढ़ेंगे। और इसी की तरह आपके हंसते खेलते एग्जाम में से आप कॉपी भी लिख लीजिएगा और पता भी नहीं चलेगा कि सर 3 घंटा का कॉपी था, हमने 2.5 घंटे में ही कॉपी को पूरा भर लिया। अगर आपको प्रश्न याद हैं, उत्तर याद हैं, तो आपको 2.5 घंटा काफ़ी हो गया एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, कथा वस्तु। ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का बहुत शौक था। एक ठाकुर सरदार सिंह थे, उनको कहानी सुनने का बहुत ही शौक था। उनके मन जो था मन बहाल लाने के लिए के संसाधनों में से कहानी सुनाना भी एक है। अपनी इस आदत के कारण उन्हें एक शराबी मिलता है जो अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर का मनोविनोद करता है और बदले में उसे पीने के लिए कुछ रुपया देता है। जब एक दिन दोनों की भेंट होती है तो ठाकुर पूछते हैं, तो आज पियोगे ना? अब उत्तर देता है, पियक्कड़ जो है उत्तर देता है, झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा, क्योंकि 7 दिन बिना पिए बिताया हूँ। यहाँ किस लिए नहीं होगा, इसलिए होगा। ठीक है, किस लिए ही, ठीक है, किस लिए चाहिए, इसलिए ठाकुर साहब जिस वातावरण में सांस लेते हैं उन्हें उस वातावरण के प्रति सहानुभूति है। उन्हें शहजादे के दुखड़े और रंग महल के बेगमों की असफल प्रण गाथाओं में ही शांति मिलती है। उन्हें गडेरिया की क्षुद्रा पीड़ित बच्चे के आचरण पर बहुत हंसी आती है, कारण उन्हें इस क्षुद्रा पीड़ित बच्चे की मन की स्थिति साक्षात्कार कभी नहीं किया है। उन्हें कभी जीवन के उस कष्ट को भोगा नहीं है, केवल देखने और सुनने से उसका गलत मूल्यांकन किया जा सकता है, उसे यथार्थ तक पहुंचना पाना संभव बिल्कुल नहीं है। यहाँ मान लीजिए यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस बात की पीड़ा पागल जैसे व्यक्तियों को दर दर भटकने को बाध्य करती है उसका ठाकुर जैसे व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें ये बातें सुनकर अब नींद आने लगी है, अतः उन्होंने उसे रुपया देकर विदा कर दिया। ठाकुर साहब ने र छूट गया है। ठाकुर साहब से निपटकर जब वह जमींदार के पास पहुंचा तो उसके कोठरी में एक सुंदर बालक के जाड़े की रात में सिसकिया भरते हुए बाहर निकलते देखा। यह बालक मधुआ था। प्रसाद जी ने इस अवस्था को कितना सुंदर से वर्णन किया है कि भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके सुंदर छोटे गोरे मुंह देखा, आंसू के बूंदों के ढुल रहे थे, यानी आंसू उसकी आंखों में से बह रहे थे। बड़े दुलार से वह उसके मुंह पूछते हुए उसे लेकर फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी
की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। यहीं से कहानी, यानी जब उसको कोरा थाम लिया तो बच्चा वो चुप हो गया। यहीं से कहानी का घटनाक्रम दूसरा मोड़ ले लेता है। शराबी भूखे बालक को खाना खिलाता है और फिर भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन बालक जा भी कहाँ जा सकता है, उसका इस संसार में था कौन। तभी तो वह शराबी बता देता है कि उसके बाप तो कभी मर गए। अंततः मैं शराबी के हृदय में बालक के प्रति करुणा और प्रेम का भाव जग जाता है और वह सोचने लगता है कि किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की है। शराबी मन ही मन यह निश्चय कर लेता है कि अब इसके कारण और उसे घरवारी बनाना ही पड़ेगा, यानी घर बनाना होगा। एक दोनों की पीठ पर गठरी लादे कोठरी के छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल देता है। यहीं आकर कहानी आपका जो समाप्त हो जाता है। कहानी ऐसा मोड़ पर समाप्त होता है कि इसके आगे क्या होगा वो आपको समझने के लिए पूरा किताब पढ़ना होगा, जो आपको अभी किताब नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको बस इतना ही आपके जो किताब में दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर किया, तो फटाक से वीडियो को जितना हो सके उतना फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक बिहारी जो है 100 पे भारी है। तो आज हम देखना चाहते हैं एक बिहारी दूसरा बिहारी का कितना हेल्प कर रहा है। देखना चाहते हैं एक बिहारी 100 बिहारी के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो चैनल को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को 1000 लाइक आपका जिम्मा है, इसको पुगा दीजिए, क्योंकि इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। तो इसलिए आज इसे फटाफट 1000 लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हमने प्रश्न तरफ। क्या करा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के राष्ट्रीय भावना पे प्रकाश डाले। यानी जो पुष्प का अभिलाषा है उसके कविता में राष्ट्रीय भावना पे आपको क्या करना, प्रकाश डालना। या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता पे आप प्रकाश डालें या व्याख्या करें या अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन बहुत घुमा के दे रहा है आपको, बस कॉन्सेप्ट ये रहना चाहिए। पुष्प पूछा गया है, अब यहाँ पे पुष्प का प्रवाची शब्द फूल भी हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और आपको लगेगा कि हाँ हमको याद है, उसको लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़िएगा तो दिमाग पे आपको आएगा क्या लिखे, तब जो भी याद रहेगा ना वो भी भूल जाइएगा। इसलिए क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, दिमाग में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, आंसर फटाफट लिखना शुरू कीजिए। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी के श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। उनकी राष्ट्रीय भावना संबंधित कविताओं से जनता इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें एक भारतीय आत्म की उपाधि प्राप्त हुई। इस कविता में कवि ने राष्ट्रीय भावना से कोमल पुष्प को रंग दिया है। पुष्प का यह अभिलाषा नहीं है कि वह सूरबाल के आभूषणों में गुथा जाए, यानी जो सूरबाल है उसके आभूषणों में गुथा जाए। उसे कोमलता और सौंदर्य सहचर्य नहीं चाहिए। वह प्रेमी का माला में भी नहीं गुथाना चाहता और ना ही प्रेमिका के आकर्षण का विषय भी बनना चाहता। सम्राटों के जो है वो सम्राट भी जो है उनको भी नहीं बनना चाहता है। सम्राटों के सौ पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, लालसा नहीं है। वह यह भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर सुशोभित किया जाए। कविता के प्रथम खंड के प्रथम 4 पंक्तियाँ में कवि ने इस विचार को व्यक्त किया है कि दूसरे खंड में अंत 4 पंक्तियाँ में कवि ने पुष्प के आंतरिक लालसा का प्रतिरूप उपस्थित किया है। यानी 4 जो उन्होंने पंक्तियाँ लिखा हुआ था उसमें इनका अभिलाषा नहीं है, और कौन कौन सा अभिलाषा है पुष्प का वो जानते हैं। दूसरे खंड में अंत में 4 पंक्तियाँ कवि पुष्प के आंतरिक लालसा का प्रतिरूप उपस्थित किया है। पुष्प चाहता है कि राष्ट्र के लिए कुछ करना। वह राष्ट्र के सैनिकों की पद धूलि चाहता है। बलि के पथ पर पड़ते हुए सैनिक के चरणों तले बिछ जाने की लालसा करता है। यानी वो जो पुष्प है वो सैनिक के पद धूलि चाहता है। वह बलि के पथ पर बढ़ते हुए सैनिकों के चरण के तलों के बिछ जाना चाहता है, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो हमारे सैनिकों को। यह पुष्प का प्रतीक है। कवि का भावना है कि कवि की भावना प्रतिनिधित्व करती है। इस कर्तव्य का पथ पर इंगित प्राप्त होता है। मानो कवि कह रहा हो कि प्रतंत्रता के युग में युवकों को कोमलता और सौंदर्य में फंसकर राष्ट्र धर्म भूलना नहीं चाहिए। यश और प्रतिष्ठान की कामना में देश को हम नहीं किया जा सकता। समृद्धि की लालसा तले उपदेश दशा को भूल जाना अक्षमय अपराध होगा। माता अंजलि में जकड़ी रहे, सशक्ति रहे और उसके कोटि के पुत्र वैभव का महल में सोए रहे। विलास के रंगारंग में खोए रहे, यह राष्ट्र का अपमान है।
जाति का अपमान है, जीवन का व्यंग है। अतः पुष्प का अभिलाषा के द्वारा कवि ने पराधीन देशों की उमंग और लालसा को धन्वित किया है। यह पुष्प की विलासा और कोमलता का पुतला नहीं, स्मरण और विसर्जन के समर्थन सजीव मूर्ति है। यह दुखी देश की प्राधरती पर खिला हुआ पुष्प की समस्याओं के विकराल मेघों से कांपते हुए आकाश के नीचे इस पुष्प का विकास हुआ है। अतः इससे राष्ट्र की दुख दुर्दशा आंसू है। अतः तथा राष्ट्र के स्वतंत्र कराने की अनुकूलता है, बलि पथ पर बिछ जाने की लालसा है उसे। ठीक है। कवि ने अत्यंत कुशल ढंग से उन सैनिकों की वंदना भी की है जो बलिपथ के दीवाने राही है। संघर्ष ही उनकी साधन का मात्रा पथ है और राष्ट्र के लिए विसर्जन हो जाने ही उनकी मंजिल है। कवि उनकी पद वंदना करता है, उनके चरणों के पवित्र धूल से अपना अस्तित्व सार्थक कर लेना चाहता है। कवि को यह राष्ट्रीय लालसा है जो पुष्प की अभिलाषा के द्वारा व्यक्त है। इस कविता का प्रयोजना देश के नवयुवक राष्ट्रीय प्रेम उत्पन्न करना है। यह पुष्प देशभक्त नवयुवक है, वह चाहे जो आनंद और सम्मान के साथ अपने जीवन व्यतीत कर सकता है। यह प्रेम और विलासा में भी जी सकता है, लेकिन कभी इसके बदले मातृभूमि पर बलिदान का जीवन अधिक श्रेष्ठ मानता है। इसी के साथ ये भी प्रश्न खत्म। तोड़ती पत्थर कविता का भावार्थ लिखें, यानी जो तोड़ती पत्थर है उसके कविता के आपको क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। और अगला जो है हमारा प्रश्न ताज जो है उसके भावार्थ भी लिखना है। तोड़ती पत्थर का आंसर देखते हैं क्या कहता है। निराला के कवि रूप अत्यंत ही व्यापक और उदार है। निराला राग एवं विराग है के अमृत और विष के कठोर एवं कमनीयता कवि है। उनके कवि व्यक्तित्व की अमर राग मृदुल और घोर स्वरों की सिम्फनी है। निराला वस्तुतः एक प्रगतिशील कवि है। प्रस्तुत कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित प्रगतिवाद कविता है। इस कविता में आर्थिक वर्ग विस्मय हृदय ग्राही चित्र खींचा गया है। समाज में अर्थव्यवस्था के आधार पर दो वर्गों में शोषित और शोषक यहाँ दोनों वर्गों का बड़ा सजीव चित्र कवि ने खींचा है। निराला ने निरीह शोषित वर्गों के प्रति अपना सारी सहानुभूति उधेड़ दी है। मजदूरनी का प्रचंड गर्मी का पत्थर तोड़ने पर कवि का मौन नहीं रह पाता, वह अपनी सारी करुणा और संवेदना को प्रस्तुत कविता में प्रकट कर देता है। कवि एक मजदूरनी स्त्री है। स्त्री का मर्म सर्पिशी चित्र खींच रहा है जो इलाहाबाद के पथ पर बैठकर पत्थर तोड़ रही है, यानी पत्थर को जो तोड़ रही है। वहाँ कोई भी संगन छायादार वृक्ष नहीं, यानी कोई घना जो है वो वृक्ष नहीं है। जेठ का महीना है, सूर्य का प्रचंड ताप आग बरस रहा है। वैसे अभी भी आज काफ़ी गर्मी है। वह धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रही है। उसे शरीर में श्याम वर्ण का है, नेत्र झुकी है और उसका मन अपने कार्य में तब्दीलीन है। उसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वह पत्थर को तोड़ रही है। पत्थर कठोर होते हैं, एक बार प्रहार करने से नहीं टूटते हैं। अतः यह युवती पत्थर का हथौड़ा बार बार मारती है और सामान्य वृक्ष की पत्तियां हैं, बड़ी बड़ी अटकलियाएँ हैं, पर इन सब को और युवती की आंखों नहीं उठती। गर्मी का दिन था, तेज धूप हो रही थी। सूर्य अपने यौवन पर उसका प्रचंड झोला नहीं जा रहा था। इतनी विकराल धूप कि पृथ्वी के तवे के समान तपने लगी है। लू चलने लगा है। झुलसने वाली गर्मी में भी वह मजदूर युवती विवश होकर पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। दोपहर होने को आ गई, पर वह युवती वहीं बैठकर अपना काम कर रही थी। ये ही सिर उठाकर इस युवती ने कवि को एक बार देख लिया, लेकिन तत्क्षण उसकी दृष्टि उच्च अंटार्कटिका की ओर चली जाती है। उसकी दृष्टि एक प्रकार की विवशता है। वह अपनी असमर्थता और भाग्य को कोसती है। दुख से उनके हृदय के तार छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कवि और बड़े करुणा की दृष्टि से देखते हैं। उसे देख कवि का मन पसीज गया और करुणा का गीत फूट पड़ा। एक क्षण तक उस युवती की देह व्याकुलता से कांपती रही। उसके माथे पे पसीना के बिंदु गिरते रहे। उसे पसीने के बिंदु को पोंछा और अपने काम में फिर से व्यस्त हो गए और पुनः पत्थरों को तोड़ने लगे। निराला का काव्य भाषा अत्यंत ही शक्तिवान व्यापक है। धन्यात्मक उनकी काव्यशैली विशिष्टता ही नहीं, आंतरिक गुण भी है। अखंड स्वभाव की इस कवि में कोमलकंता पदावलिया का सृजन किया है कि आश्चर्य होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ताज शीर्षक कविता का भाव लिखे, यानी जो ताज शीर्षक था उसकी कविता का भाव आपको लिखना है। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं ताज शीर्षक का जो है उसके बारे में।
ताज शीर्षक के बारे में आपको लिखना बोल रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछे ताज से पूछे, फटाक से लिख दीजिएगा। पंत जी हिंदी छायावादी के काव्य के प्रमुख कवि थे। उन्होंने मुख्य रूप से प्रेम, सौंदर्य, प्राकृतिक और जीवन की कोमलता के मधुर गीत गाए हैं। वह मुख्यतः सौंदर्य के कवि हैं। प्रस्तुत कविता में ताजमहल को देखकर कवि का मन उठी प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। जब समाज में भूख, प्यास, बीमारी, गरीबी का भयंकर उल्लंघन में जी रही है, उस समय किसी मृत व्यक्ति की स्मृति अमर करने के लिए लाखों लोगों का परिश्रम और धनों का व्यर्थ बर्बाद नहीं तो कहाँ गया बर्बाद किया गया, तो उसे देखकर कवि खिन्नता हो यहाँ व्यक्त ही उठी है। यानी वो कवि देखता है, गुस्सा आ जाता है। एक मृत समाजी की स्मृति में बनाए गए ताजमहल को देखकर कवि का मानस चित्कार उठता है, और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अत्यधिक परिश्रम करने पर भी पूरे साधन प्राप्त करने में असमर्थ हो, शोषण तथा अभाव से निरंतर संघर्ष करते करते जिसका जीवन दुख का पर्याय बन चुका है हो, चारों ओर दुख दैन्य साम्राज्य व्याप्त को हो, जहाँ किसी मृत व्यक्ति का ऐसा सामान्य श्रृंगार अथवा पूजन जो भी सभी प्रकार के भौतिक तत्वों के सर्वोपरि रूप से होने के कारण दिव्य लोकोत्तरों के प्रतीत हो। क्यों? आज जीवित व्यक्ति, हम यहाँ पे थे, आज जीवित व्यक्ति के स्थान स्थान पर अपमानित